अगर आपको केमिस्ट्री समझ में बिल्कुल नहीं आती है, केमिस्ट्री से डर लगता है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहता, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, बिल्कुल नहीं समझ में आती, आप चाहे जिस क्लास के हो, चाहे 9th के हो, चाहे 10th के हो, चाहे 11th के हो, चाहे 12th के हो, घबराइए नहीं, आपको केमिस्ट्री एकदम आसान हो जाएगी। आप हमारे साथ सिर्फ जुड़े रहिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं आपको एक एक कंटेंट को इस तरीके से बताऊंगा, एकदम इजी हो जाएगा। देखिए, हम जानते हैं विज्ञान, हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं 9th 10th में एक सब्जेक्ट है साइंस, विज्ञान। तो विज्ञान जो है ये अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो भौतिक विज्ञान और दूसरा होता है जीव विज्ञान और तीसरा होता है रसायन विज्ञान। यानी आप जानते हैं कि ये जो विज्ञान है, साइंस है, ये 3 पार्ट, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान में ये वस्तुएं हैं, वस्तुओं का निर्माण या जो भी वस्तुएं हम देखते हैं जैसे टेबल है, फैन है, वस्तु का निर्माण, जैसे अगर देखा जाए तो टेबल है, फैन है या मकान है, इन सब का जो निर्माण है ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब अगर हम बात जीव विज्ञान की करें तो जीव विज्ञान में देखिए, एक तो जंतु और दूसरा वनस्पति। देखिए, जीव विज्ञान में जीव जंतुओं का अध्ययन, जीवों का अध्ययन, जंतु मीन्स जानवर होते हैं, यानी जानवरों का अध्ययन या जितने एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन, वनस्पति जितने पेड़ पौधे होते हैं, इन सब का अध्ययन जो है जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो अब हमें रसायन विज्ञान की कहाँ आवश्यकता है? देखिए, रसायन विज्ञान का अध्ययन जो है, जो भी जंतुएं हैं या वनस्पतियां हैं, इनका जो निर्माण हुआ है, जिस कंपोनेंट से हुआ है, यानी जिस कंपोनेंट से मिलकर बना है, उनका अध्ययन हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जैसे अगर यहाँ देखा जाए टेबल है, तो टेबल का निर्माण हम टेबल जब बना रहे हैं किससे बना रहे हैं? लकड़ी से बना रहे हैं, नहीं लकड़ी से बना रहे हैं, प्लास्टिक से बना रहे हैं। भाई, टेबल का निर्माण हम लकड़ी से करेंगे, लकड़ी कहाँ मिलेगा, कहाँ अध्ययन करोगे? जीव विज्ञान के अंतर्गत करोगे। अब ये लकड़ी का अध्ययन तो हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करेंगे, लेकिन लकड़ी में जो कोशिकाएं हैं, अब कोशिकाएं किनसे मिलकर बनी होती है? जो कोशिका है, सेल्स है, कैम्बियम है, जाइलम, फ्लोएम, जो भी चीजें हैं, उन सब का अध्ययन, जाइलम में परमाणु अणु और परमाणविक कण जो भी मिलकर के जाइलम फ्लोएम का निर्माण करते हैं, उन सब का निर्माण हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो कहने का मतलब, जैसे मकान है, तो मकान बनाने में आप किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? जैसे सीमेंट हो गया, रेत हो गया, ठीक है, ईंट हो गया। तो रेत का फार्मूला क्या है कि रेत में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सीमेंट है, तो सीमेंट किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है? तो सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ होते हैं, देखिए हमारे इर्द गिर्द जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये सब पदार्थों से ही निर्मित हुए होते हैं, द्रव्य से ही मिलकर बने होते हैं। तो सभी द्रव्यों का अध्ययन यानी पदार्थों का अध्ययन, जितने भी पदार्थ होते हैं, इन सभी पदार्थों का अध्ययन जो है रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। देखिए, विज्ञान में हम जो भी वस्तुएं, जैसे मार्कर है, तो मार्कर बनाने में बनाया किस किस दिमाग से है? तो दिमाग इसमें जो लगा है वो फिजिक्स का लगा है। मार्कर जो बना है, मार्कर को बनाने में दिमाग किसका लगा है? फिजिक्स का लगा है। और इसमें जो कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं, जैसे प्लास्टिक है, तो ये प्लास्टिक जो यूज किया गया है वो कहाँ से आया है?
वो उसका अध्ययन आप कहाँ करोगे, तो वो हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। यानी जिस कंपोनेंट्स यूज किया गया है उस कंपोनेंट्स का अध्ययन हम जो है रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो ऐसे जंतु हैं, वनस्पति हैं, पेड़ पौधे जो भी है, इनका हम अध्ययन तो वहां करते हैं, लेकिन अब वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, पौधे अगर है तो पौधों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इन सभी तत्वों का अध्ययन जो है हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि रसायन विज्ञान क्या है। अब बात करेंगे ये केमिस्ट्री आई कहां से, यानी इसका केमिस्ट्री तो ये क्लियर हो गया कि केमिस्ट्री है क्या, यानी केमिस्ट्री में क्या चीज पढ़ते हैं, किस चीज के बारे में पढ़ा गया। अब केमिस्ट्री ये उत्पन्न कहां से हुआ, बेस होता है कि कहां से आया है, क्यों आया है, इसका नाम क्यों ऐसा रखा गया। तो हम बात करेंगे केमिस्ट्री जो है, देखिए जो केमिस्ट्री है ये अंग्रेजी में केमिस्ट्री है, हिंदी में इसका जो नाम होता है वो है रसायन विज्ञान। देखिए हिंदी में रसायन विज्ञान और अंग्रेजी में जो है केमिस्ट्री कहा जाता है। अब ये केमिस्ट्री नाम इसका रखा क्यों गया, केमिस्ट्री जो है कीमिया, देखिए केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान है ये कीमिया से लिया गया है। देखिए मिस्र का प्राचीन नाम कीमिया था। कीमिया जो है ये कहाँ का है, कीमिया जो है मिस्र का जो प्राचीन नाम था वो कीमिया था। अब कीमिया किसके लिए प्रयोग किया जाता है, देखिए कीमिया जो है, कीमिया का मतलब होता है काला, काला रंग। कीमिया शब्द जो है वहां मिस्र में जो है इसको काले रंग का बोध होता था, यानी काले रंग को प्रदर्शित करता था। अब क्यों वहां काला, देखिए जो मिस्र की मिट्टी थी, वहां की जो मिट्टी थी, मिट्टी देखिए मिस्र की जो मिट्टी थी वो काली थी। अब काली होने के कारण मिस्र को जो है कीमिया कहते थे, मिस्र को कीमिया कहते थे। अब वहां की मिट्टी काली थी तो वहां के जो वासी थे यानी मिस्र को जो है उसी काली मिट्टी होने के कारण उसको कीमिया कहा जाता था। वहां के लोग बहुत कलाकार थे। कलाकार क्या थे, वो अलग अलग कुछ न कुछ प्रयोग, एक्सपेरिमेंट जो है जनरल इस पे। देखिए केमिस्ट्री का सबसे पहले विकास जो हुआ था वो कीमिया में ही हुआ था। सबसे पहले केमिस्ट्री का विकास जो है मिस्र में ही हुआ था, यानी केमिस्ट्री का जो विकास देखने को मिलता है वो मिस्र में ही सबसे पहले मिस्र में देखने को मिलता है। अब मिस्र में सबसे पहले देखा गया, देखने को मिला, तो श्रेय किसको दिया जाएगा भाई, कोई सबसे पहले अगर कोई चीज बताएगा तो नाम तो उसी का दिया जाएगा ना। तो ऐसे ये जो केमिस्ट्री का जो विकास माना जाता है तो मिस्र के ही माना जाता है। अब उस समय मिस्र में जो है मिस्र वालों को, मिस्रवासियों को, मिस्र को जो है कीमिया कहा जाता है, कीमिया कहा जाता है। अब कीमिया क्यों कहा जाता था, क्योंकि वहां की मिट्टी काली थी। अब दूसरी बात ये थी कि जो है एक बात तो क्लियर हो गई कि काली मिट्टी होने का उनको कीमिया कहा जाता था। और केमिस्ट्री का विकास जो है मिस्र से ही माना जाता है, इसलिए सबसे पहले कीमी का प्रयोग केमिस्ट्री में कीमी शब्द लगाया गया। अब दूसरी बात यह थी कि वो लोग क्या करते थे, देखिए आसवन है, ठीक है, आसवन की प्रक्रिया है, किण्वन की प्रक्रिया है, ये प्रक्रियाएं जो है वो लोग उस समय यूज कर रहे थे। वो सब अब ये सब टेक्निकें जो यूज कर रहे थे उसको कीमियागरी कहा गया, यानी मिस्र की कलाकारी। अब ये एक प्रकार की उस समय कलाकारी थी, यानी इस प्रकार किण्वन करना, आसवन करना, ये सब एक प्रकार की कलाकारी थी। तो अब उस समय मिस्र की कलाओं में ये सब समाहित थी। देखिए उस समय देखिए केमिस्ट्री का विकास जब हो रहा था तो अब भाई ढेर सारे में से कुछ निकाला जाता है ना, तो अलग निकाल कर बताया जाता है हाँ ये अलग है। तो ऐसे उस समय जो कलाकारी थी, मिस्र की कलाएं जो थी बहुत ही उच्च शिखर पे थी, तो वहां की कलाकारी में से केमिस्ट्री को अलग किया गया। तो वहां देखिए उनकी कलाकारी को कीमियागरी कहा गया। मिस्र की कला, देखिए मिस्र की जो कला थी उसको कीमियागरी कहा गया।
कीमिया गरी कहा गया, और इसी कीमिया गरी को ही केमिस्ट्री कहा गया। देखिए, मिस्र की कलाओं को जो है, मिस्र की जो कलाएं थी, विभिन्न कलाएं थी, उसी कलाओं के कारण जो है उनकी कलाओं को कीमिया गरी कहा गया, और कीमिया गरी को ही जो है केमिस्ट्री जो है कहा जाता है। तो अब ये केमिस्ट्री जो है वो कहां से निकल के आया है? वो मिस्र से निकल के आया है। और मिस्र से निकल के आया, मिस्र से क्यों निकल के आया? मिस्रवासी, क्योंकि मिस्रवासी जो थे, मिस्रवासियों को जो है वहां की मिट्टी काली थी, तो काली होने के कारण मिस्रवासियों को कीमी कहा, यानी मिस्र के लोगों को कीमी कहा जाता था, यानी वहां की मिट्टी काली होने के कारण वहां कीमिक से प्रदर्शित किया जाता था। और कीमी जो है वहां की कलाएं भी उच्च शिखर पे, इसीलिए कीमियागरी शब्द जो है प्रयोग किया गया, और कीमियागरी को ही जो है केमिस्ट्री कहा जाता है। तो हो गई केमिस्ट्री आया कहां से? ठीक, मिस्र से आया। अब दूसरी बात यह है, इसका जो जनक माने जाते हैं, यानी जिन्होंने इस पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, जो केमिस्ट्री में सबसे पहले अपना जो है योगदान दिया था, सबसे अच्छा योगदान, बेहतर योगदान, देखो जो सबसे ज्यादा बेहतर योगदान देता है उसी को उसका श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पर श्रेय जो है लेवासियर जो थे, जिसे हम फादर ऑफ केमिस्ट लेवासियर को देखिए, फादर ऑफ केमिस्ट यानी सबसे ज्यादा योगदान देने वाले जो थे वो लेवासियर थे। लेवासियर को जो है फादर ऑफ केमिस्ट जो है, रसायन विज्ञान के जनक जो है कहा जाता है। तो ये तो था केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री कहां से आया है, इसके बारे में। केमिस्ट्री में हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थों। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में हम जो है हम पदार्थ, इसी को मैटर कहा गया। देखिए, केमिस्ट्री में हम अध्ययन अब किसका करते हैं? हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। विभिन्न पदार्थ, जो पदार्थ होते हैं, देखो पदार्थ कौन होते हैं? पदार्थ, जो भी वस्तुएं हमारे इर्द गिर्द दिख रही है, सब पदार्थों से ही निर्मित। कोई भी चीज देख लीजिए, जो भी आपके इर्द गिर्द, पेड़ पौधे हैं, मकान है, मिट्टी, जो भी आपके इर्द गिर्द जो भी वस्तुएं दिखती है, वो सब विभिन्न पदार्थों से ही मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहली बात आती है पदार्थ। तो पदार्थ आप किसको कहोगे? भाई पदार्थ से मिलकर बना होता है, तो पदार्थ की भी कुछ होना चाहिए। फिर पदार्थ आप किसको कहोगे? तो देखिए, पदार्थ में दो खासियत होती है। एक तो वह स्थान घेरता, पदार्थ हम उसी को कहेंगे जो स्थान घेरता, और एक तो वह स्थान घेरता हो, यानी कोई भी पदार्थ हम उसको पदार्थ कब कहेंगे? जब वह कुछ न कुछ स्थान घेरता हो। और दूसरा जो है उसमें द्रव्यमान। देखिए, हमने कहा कि हम लोग पदार्थों से घिरे हैं, बहुत जितनी वस्तुएं दिखती है वो सब पदार्थों से निर्मित। तो पदार्थ आप कहोगे किसे? तो पदार्थ जो होता है, द्रव्य जो होता है, जो स्थान घेरता, जैसे मार्कर है, तो मार्कर इतना स्थान तो घेरे ही हुआ है, जितना दिख रहा है, इसके इतना स्थान घेर रहा, और ये कुछ ना कुछ वेट है, इसमें कुछ वजन होता है। तो ये जो है जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो, ये दो गुण जिसके अंदर पाया जाएगा, उसे हम पदार्थ की श्रेणी में रखेंगे, उसे हम पदार्थ कहते हैं। आपकी उदाहरण की बात करें, कौन कौन से उदाहरण? तो ज्यादा तो नहीं, वैसे तो जितने इर्द गिर्द दिख रहे हैं, जैसे हवा है, जल है, मिट्टी, बालू आदि। आप देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ये सब जो है पदार्थों से ही निर्मित हुआ है। अब ये जैसे हवा है, जल है, मिट्टी है, बालू है, ये सब जो है पदार्थ। अब पदार्थ को ही द्रव्य कहा जाता है, मैटर को द्रव्य कहा जाता है, इसी को पदार्थ भी कहा जाता है। कंफर्म हो गया ना? पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ भाई जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान होता है, ये अगर दो चीजें जिनमें होती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ यानी जितने भी वस्तुएं आपके इर्द गिर्द दिख रही,
इन सब को कैसे हम सेपरेट करेंगे, कैसे हम अलग अलग इसका अध्ययन करेंगे। तो इसको अध्ययन करने के लिए, रसायन विज्ञान में इसको पढ़ने में आसानी करने के लिए इसको वर्गीकृत किया गया है। यानी पदार्थों का वर्गीकरण, आपके इर्द गिर्द जितने भी पदार्थ हैं या ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, इन सभी पदार्थों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसको आप पहले देख लीजिए कितने भागों में, फिर एक एक को अलग अलग देखा जाएगा। देखो, सारे पदार्थों को दो वर्गों में वर्गीकृत, एक भौतिक वर्गीकरण, पहले को भौतिक वर्गीकरण जिसको फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा जो है रासायनिक वर्गीकरण से केमिकल क्लासिफिकेशन। देखो, जितने पदार्थ है, जो भी आपके इर्द गिर्द द्रव्य दिख रहा है, पदार्थ दिख रहा है, सभी पदार्थों को दो वर्गों में डिवाइड किया गया। एक तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण, यानी सभी पदार्थों को दो वर्गीकरण किया गया, एक भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। और भौतिक वर्गीकरण में इस पदार्थ को जो है हम तीन भागों में रखा गया। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, और तीसरा है गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए, जितने पदार्थ हैं इस भौतिक वर्गीकरण के आधार पर इसको थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठोस, द्रव, गैस। अब ये जो रासायनिक वर्गीकरण है, इसको भी तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है तत्व, जिसे हम एलिमेंट्स, या दूसरा है यौगिक, जिसे हम कंपाउंड, और अगला है मिश्रण, जिसे मिक्सचर जो है कहते हैं। पूरे पदार्थों को दो कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया, एक भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण में जो है ठोस, द्रव, गैस आएगा, और रासायनिक वर्गीकरण में तत्व, यौगिक और मिश्रण में रखा गया। अब ये तत्व को जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला जो है धातु, जिसे हम मेटल कहते हैं, और दूसरा जो है अधातु, जिसे नॉन मेटल, और तीसरा जो है उसे उपधातु, जिसे सेमी मेटल, धातु, अधातु और उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु, तीन वर्गों में डिवाइड किया गया है। तत्व को, जो तत्व है, तत्व कहां आपको देखने के लिए मिलेंगे? तत्व जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में 118 तत्व आपको देखने को मिलेंगे। पूरी पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स रखे गए हैं, उनको थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक कुछ धातु है, अधातु और उपधातु, यानी सारे एलिमेंट्स को तीन वर्गों में कैटेगरी में डिवाइड किया गया, धातु, अधातु और उपधातु। देखिए, उसमें जो धातुएं हैं वो सबसे ज्यादा है, और फिर उससे कम अधातु है, और सबसे कम मात्रा में जो है उपधातु है। अब बात आती है यौगिक। देखिए, जो यौगिक है, यौगिक को दो वर्गों में डिवाइड किया गया। एक तो कार्बनिक यौगिक, जिसे हम ऑर्गेनिक, कंपाउंड, और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक।
जिसे जो है इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। यानी जो यौगिक होते हैं, इस यौगिक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक कार्बनिक यौगिक, दूसरा अकार्बनिक यौगिक। और अगला जो है मिश्रण, मिक्सचर, मिश्रण को भी दो कैटेगरी में रखा गया है, एक तो समांगी मिश्रण जिसे होमोजीनियस मिक्सचर, और अगला है विषमांगी जिसे हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो ये तो था, देखिए वर्गीकरण है, यानी जितने पदार्थ है, जो भी द्रव्य है, जो भी पदार्थ है हमारे जो भी दिख रहा है, इस सारे पदार्थों को जो है दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। एक तो भौतिक वर्गीकरण के आधार माना गया और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। अब ये भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस, यानी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और जो फिर इसके अलावा अगला जो रासायनिक वर्गीकरण है, यानी जो अवस्था छोड़ दिया गया, भौतिक अवस्था के आधार पर तीन वर्गों में डिवाइड किया गया। अब जो रासायनिक वर्गीकरण है, इसके अलावा जो है रासायनिक वर्गीकरण में इसको तीन कैटेगरी में रखा गया, एक तो तत्व, दूसरा यौगिक और मिश्रण। तो तत्व जो होते हैं, जो पीरियोडिक तत्व को जानने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल जाना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं। 118 तत्व में सबसे ज्यादा धातु है और उससे कम अधातु है और सबसे कम उपधातु, यानी पूरे तत्वों को जो है तीन कैटेगरी में रखा गया, धातु, अधातु और उपधातु। और जो हमारा यौगिक है, यौगिक को दो वर्गों में डिवाइड किया गया, एक कार्बनिक यौगिक, दूसरा अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में भाई कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते। देखिए जितने भी यौगिक होते हैं, इन सब का अध्ययन जो है अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत जितने यौगिक आपको देखने को मिलेंगे सब अकार्बनिक यौगिक होंगे। अब कार्बनिक यौगिक कौन होगा? देखिए कार्बनिक यौगिक, कार्बन के यौगिक, यानी जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, केवल कार्बन के यौगिक का, तो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो दो कैटेगरी में रखा गया, सभी यौगिकों को दो वर्गों में रखा गया है, एक कार्बनिक यौगिक, दूसरा अकार्बनिक यौगिक। अगला जो मिश्रण है, मिश्रण भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक तो समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिश्रण, और अगला जो विषमांगी मिश्रण है, हेटेरोजीनियस मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब हम एक एक के बारे में अलग अलग करके देखेंगे, एक साथ देखेंगे, समझ में नहीं आएगा, इस पे हो नहीं पाएगा, तो जो है अलग अलग करके एक एक के बारे में हम बारी बारी चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहला जो पदार्थों का वर्गीकरण में भौतिक वर्गीकरण है, भौतिक अवस्था के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है, इसको थ्री कैटेगरी में। तो सबसे पहला जो है ठोस, देखिए सबसे पहली बात आती है कि ठोस। देखिए जितने भी पदार्थ आपको इर्द गिर्द दिख रहा है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर इसे तीन कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया। एक को ठोस कहा गया और दूसरे को द्रव और तीसरे को गैस। तो ठोस किसे आप कहोगे, कैसे पहचानोगे कि इसमें ठोस कौन सा? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। इर्द गिर्द जो है बहुत सारे वस्तुएं दिख रही हैं, तो उसमें ठोस कौन सी है? तो ठोस को पहचानने का दो गुण होगा, एक तो उसका आकार देखा जाएगा और दूसरा आयतन। आकार
और आयतन, यानी आकार, कैसा आकार है। तो वही कहा गया पदार्थ की वह भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब जो बाहर से दिख रहा है, भौतिक है ना, हम भौतिक वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो भौतिक अवस्था ही तो देखेंगे। तो पदार्थ की, कोई भी पदार्थ आपके इर्द गिर्द जो दिख रहा है, पदार्थ का वह भौतिक अवस्था जिसका आकार व आयतन निश्चित हो। अब जैसे मार्कर है तो मार्कर का आकार और देखा जाए तो फिक्स है, ऐसा नहीं कि इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, इधर उधर भग रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं। और आयतन भी निश्चित है, यानी जितना है उसका वॉल्यूम जो है, जितना एरिया कवर कर रहा है, जितने को घेर रहा है, वो उतना जो है फिक्स है, ऐसा नहीं कि घट बढ़ रहा हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, एकदम फिक्स है ना। इसका आकार और आयतन, वह पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। यानी हम ठोस किसे कहेंगे, जिसका आकार और आयतन, देखो आकार और आयतन दो ही चीजें हैं, इन्हीं दो के आधार पर हम जो है सब तीनों को देखेंगे। तो आकार और आयतन क्या हो रहा है, निश्चित हो रहा है, तो ठोस है। अब ठोस में कौन कौन से एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में ठोस आपको क्या क्या दिख रहा है, जैसे ईंट, स्टोन, पत्थर जिसे बोलते हैं, लोहे की छड़, कुर्सी आदि। भाई ये सब फिक्स है ना। ईंट है, अब ईंट को क्या दबाओगे, उसका आयतन घटे बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। ईंट का आकार भी फिक्स है और आयतन भी फिक्स है। पत्थर है, कोई भी पत्थर स्टोन है तो उसका भी आकार फिक्स है और आयतन फिक्स है। लोहे की छड़ जितनी बड़ी है उसमें कुछ कम ज्यादा होने का चांस तो है नहीं, तो इसका भी आकार और आयतन फिक्स है। कुर्सी है तो कुर्सी जहां रखी हुई है उसका भी आकार और आयतन फिक्स है। तो ये सब आपके ठोस के उदाहरण कहलाए। अब हम बात करेंगे दूसरे की, द्रव, जिसे हम लिक्विड। द्रव क्या होगा, हमने पहले देखा, बस इसी में हमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है, बाकी सेम रहेगा। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित व आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाता है। देखिए अब की बार आपको क्या देखा, देखो आकार जो है इसका अनिश्चित आकार है और आयतन जो है वो निश्चित है। इसमें भी देखिए आकार व आयतन दोनों निश्चित था। यहाँ पे ठोस में क्या था, आकार और आयतन दोनों निश्चित था, लेकिन द्रव में देखा जाए तो आकार अनिश्चित है। भाई वाटर है, गिलास में डालोगे तो गिलास का आकार ले लेगा, किसी ट्यूब में डालोगे, पाइप में डालोगे तो पाइप का आकार ले लेगा, तो आकार तो उसका निश्चित नहीं है ना। तो ऐसे यहाँ जो द्रव होते हैं उनका आकार जो है वो अनिश्चित होता है, वह आयतन जो है निश्चित होता है। लेकिन अगर 1 लीटर है तो क्या पाइप में डालोगे तो क्या 1 लीटर से कम हो जाएगा, कम नहीं होगा, उसका आयतन जो है वो निश्चित होता है। जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित हो तो उसे हम द्रव की कैटेगरी में रखेंगे, यानी उसको हम द्रव जो है कहेंगे। द्रव की परिभाषा क्या निकल के आएगी कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित हो किंतु आयतन निश्चित हो, उसे हम द्रव कहते हैं। जैसे अगर इससे एग्जाम्पल की बात करें, जल, भाई सबसे पहला उदाहरण जल हो गया। जल लिक्विड, जो भी तरल अवस्था में जितनी भी तरल वस्तुएं होती है वो सब आपके अल्कोहल, मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल आदि। देखिए जितनी भी तरल होते हैं, जैसे जल है, आपका पानी है, अल्कोहल,
जो भी अल्कोहल होते हैं, मदिरा, मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन जिसे बोलते हैं, मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल, ये सब जितने भी आयल होते हैं ये सब जो है द्रव की कैटेगरी में रखे गए हैं। अगला जो है हम बात करेंगे गैस। देखिए जो अगला वर्गीकरण है वो गैस है। तो गैस में पदार्थ का वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है, वह गैस कहलाता है। एक तीसरा जो है गैस, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है। देखिए पहले वाले में आयतन व आकार निश्चित हो रहा था तो ठोस कर दिया, दूसरे वाले में आयतन निश्चित था परंतु आकार जो है अनिश्चित हो रहा था, हमने द्रव ले लिया। तीसरे वाले में इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है तो उसे हम जो है गैस कहते हैं। भाई गैस है, जैसे मान लीजिए एलपीजी गैस है, तो एलपीजी गैस अगर 1 किलो गैस है तो चाहो तो उसको 20 लीटर वाले गैलन में जो है उसको रख दो तो भी वो पूरे सिलेंडर में रहेगी, और चाहो तो उसको 2 लीटर वाले गैलन में रख दीजिए तब भी उतने में ही रहेगी। तो इसका आकार और आयतन जो है, अभी थोड़ी सी गैस पूरे रूम में डाल दोगे पूरे रूम में वो गैस रहेगी। तो इनका जो आकार व आयतन होता है वो दोनों ही अनिश्चित होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एलपीजी आदि। तो ये गैसें हैं, जितनी भी गैसें होती हैं इन सब को जो है गैस यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन अनिश्चित होता है उन्हें हम जो है गैस कहते हैं। तो गैस में आपके जितनी भी गैसें हैं ये इन सब का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। देखिए ये भौतिक वर्गीकरण है, भौतिक अवस्था के आधार पर इनको जो है वर्गीकृत किया गया है। अगर देखा जाए तो देखिए जो ठोस होते हैं, जो इनके कंपोनेंट्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, इनके जो पार्टिकल होते हैं, इनके जो कण होते हैं, कणों में सबसे ज्यादा आकर्षण बल, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आकर्षण बल किनके मध्य होता है तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल जो होता है वो ठोसों में होता है, क्योंकि इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं बहुत मजबूती के साथ आपस में बंधे हुए होते हैं, इसीलिए जो है इनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। अगर द्रव की बात करें तो द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, यानी इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, द्रव के जो कण होते हैं, इनके कणों में ठोसों की अपेक्षा कम आकर्षण बल होता है। जिससे जो द्रव के कण होते हैं, द्रव होता है, इनमें जो आकर्षण बल होता है जिसके कारण ये आपस में बंधे हुए होते हैं, ये ठोसों के कारण इनमें कम आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये जो है इनका आकार जो है अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। अगर हम बात करें गैस की तो गैस के जो कंपोनेंट होते हैं इनमें कोई आकर्षण बल नहीं होता है, जिसके कारण ये फ्री होते हैं। भाई जब वो आपस में कंपोनेंट्स जो होते हैं जब बंधे नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है फ्री अवस्था में रहेंगे, और फ्री अवस्था में रहेंगे तो पूरे रूम में जहां तक जगह पाएंगे वहां तक फैले रहते हैं। तो इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं इनमें जो आकर्षण बल होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए जो है इनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, देखिए इसमें एक अवस्था को दूसरे अवस्था में, दूसरे अवस्था को देखिए ठोस जो है इसे हम जो है द्रव में, और द्रव को जो है
गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी एक अवस्था को दूसरे अवस्था में, दूसरे अवस्था को तीसरे अवस्था में, तीसरे अवस्था को पहले अवस्था में, कुल मिला के एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। अब ये परिवर्तन होगा कैसे? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में और दूसरे को तीसरे में ये कैसे परिवर्तित करेंगे? तो इसको इसमें देखिए हम ताप एवं दाब, देखिए ताप व दाब लगाकर पदार्थ के एक अवस्था को दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए ये जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, वो ताप व दाब लगाकर या ऐसा संभव होता है। अब इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे लकड़ी है। अगर हम बात करें अपवाद की, अपवाद तो इसमें लकड़ी है। अब कहो कि लकड़ी को भी क्या एक अवस्था ताप व दाब लगा के बदला जा सकता है? तो नहीं, लकड़ी को जो है इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। बाकी ये जो ठोस द्रव गैस जो भी पदार्थ होते हैं, इनको हम जो है ताप व दाब बदल करके इनको एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। और अगला जो मेन फैक्ट है, जैसे जल, जल जो है ये पदार्थ के तीनों अवस्था में रह सकता है। देखिए ये जो जल है, जल जो है पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जल एक ऐसा उदाहरण है जो पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, पाया जाता है। अपवाद में एक लकड़ी है जिसमें हम ताप दाब लगा के परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जो ठोस है, देखो ठोस, ठोस को अगर हम गर्म करेंगे, भाई इसमें उष्मा देंगे तो यह उष्मा को एब्जॉर्ब करेगा। और ये इसका जो, भाई इसका जो, देखो हमने ठोसों में आयतन और आकार दो बात कहा था ना, तो जब ये उष्मा को लेगा तो इसका आकार जो होगा वो धीरे धीरे बिगड़ने लग जाएगा। भाई किसी को अगर परेशान करोगे तो क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ झिलमिला जाएगा। तो ऐसे यहाँ ठोस है, अगर इसको हम ताप देंगे, ताप व दाब लगाएंगे तो ये ठोस जो है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। भाई द्रव की क्या पर, देखो ठोस में जो है आकार व आयतन निश्चित होता है। अब इसको जब ताप दोगे तो इसका आकार क्या होगा, थोड़ा बढ़ेगा। और आकार जब बढ़ेगा तो आकार जब बढ़ेगा तो अब ये द्रव में चेंज है। और द्रव का क्या है, आयतन उतना होगा जितना ठोस का होगा उतने द्रव का होगा, आयतन उतना होगा, लेकिन आकार इसका क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो जैसे जब ठोस को आप गर्म करोगे तो इसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो अनिश्चित हो जाएगा। भाई निश्चित था ठोस का, लेकिन आपने सामान्य दाब की परिस्थितियों में ताप जो है इसका बढ़ा दिया, टेम्परेचर दे दिया, तो टेम्परेचर दोगे तो ये उष्मा को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। भाई उष्मा को जब कोई लेगा, भाई एक सामान्य परिस्थिति है, उस सामान्य परिस्थिति में ठीक है। अब उसको जब और ज्यादा गर्म कर दोगे, उष्मा दे दोगे, एनर्जी दे दोगे, भाई किसी को एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी, क्या करेगा, कूदने लग जाएगा। तो ऐसे ये है। तो ठोस में जब ये ताप लेता है तो ये द्रव अवस्था में चेंज होता है, तब इसका आकार जो है अनिश्चित हो जाता है और ये जो है आयतन जो है निश्चित रहता। अब इस द्रव में अगर आप ताप और दे दो, भाई दाब वही रहे और टेम्परेचर और बढ़ा दो, तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसको जो कंपोनेंट्स होंगे इनका आकार चूंकि अनिश्चित हो गया, अब इनका जो नीचे वाला जो आयतन था वो भी अनिश्चित हो जाएगा। जब और ज्यादा उष्मा दे दोगे तो क्या होगा, अभी तो आकार ही अनिश्चित हुआ है, धीरे धीरे आयतन भी अनिश्चित हो जाता है। तो यह जो है गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। भाई जब और ज्यादा उष्मा दे दोगे तो क्या होगा, भाई पहले थोड़ा से उष्मा दिए तो उष्मा दिए
तो ये जो है ठोस से द्रव में बदल गया, यानी आयतन तो सेम रहा लेकिन आकार ही बिगड़ा। अब और ज्यादा आप उष्मा दे दिए, तो और ज्यादा जब उष्मा दोगे तो इसका आकार और आयतन दोनों ही बिगड़ जाता है। तो जब ये इस और उष्मा जब ये ले लेगा तो ये जो है और बिगड़ जाएगा, तो ये गैस अवस्था में बदल जाएगा और इसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो फ्री अवस्था में इधर उधर वो भी करते। अब बात आती है इसको फिर अगर पुरानी अवस्था में लाना हो तब क्या करना पड़ेगा। देखिए अब इसमें से उष्मा निकालेंगे, इसको हम दाब लगाएंगे, प्रेषित करेंगे। जब दाब लगाएंगे तो इसका जब इसको दाब लगाएंगे इसका आकार एक फिक्स करेंगे। जैसे गैस होते हैं, गैसों पर जब हम खूब दाब लगाते हैं तो दाब लगाते हैं तो तरल अवस्था में आ जाता है, उसका आकार जो है अनिश्चित रहता है, लेकिन वो जो है आयतन जो है उसका निश्चित हो जाता है। तो वो जो है इसको दाब कंप्रेस्ड किया जाता है, इसको दबाया जाता है, इसको कंप्रेस्ड किया जाता है, इसको दबाया जाता है। और जब दाब लगाते हैं तो यह जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और द्रव अवस्था में जब परिवर्तित हो जाता, देखिए दाब सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड किसको कर सकते हो भाई, ये सबसे ज्यादा जो ज्यादा दूर होगा वही तो नजदीक आएगा। तो इसके कंपोनेंट जो दूर दूर होते हैं वो कंपोनेंट नजदीक आ जाते हैं, और जब थोड़ा नजदीक आते हैं तो द्रव के रूप में आ जाते हैं। देखिए इसको अगर हम डायग्राम समझें तो ये ठोस है, ठोसों में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत ही नजदीक होते हैं, ये आपस में प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बने होते हैं। अगला अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में जो कंपोनेंट्स होते हैं ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। अगर हम बात गैस की करें तो गैस में जो भी इक्का दुक्का कंपोनेंट होते हैं वो पूरे जो है सिलेंडर में जो है उस कंटेनर में जो है पूरे कंटेनर में जो है रहते हैं। तो अब ये जो ज्यादा दूर होगा उसी को तो नजदीक लाया जा सकता है, और जो पहले से नजदीक होगा तो कहां से उसको नजदीक लाओ। तो इसको जो है कंप्रेसित नहीं किया जा सकता है, इसको जो है सबसे ज्यादा कंप्रेसित यानी गैस को सबसे ज्यादा जो है दबाया या कंप्रेसित किया जा सकता है, जबकि द्रव को थोड़ा बहुत जो है दबाया भी जा सकता है। भाई इसके कंपोनेंट ज्यादा दूर होते हैं तो ज्यादा कंप्रेसिव होंगे, इसके कंपोनेंट ज्यादा दूर नहीं होते हैं तो थोड़ा बहुत होंगे, इसके कंपोनेंट एकदम नजदीक होते हैं तो इसको प्रेषित नहीं किया जा सकता। देखिए ये तो ताप दाब की सामान्य परिस्थितियों में भौतिक वर्गीकरण के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब इसके अलावा भी इसकी जो है भौतिक अवस्थाएं, 2 भौतिक अवस्था और है। पदार्थ की चौथी भौतिक अवस्था यह है प्लाज्मा। यानी प्लाज्मा जो है ये पदार्थ की चौथी भौतिक अवस्था है। अगला जो है पदार्थ की पांचवी अवस्था जिसे हम बोस कंडेंसेट पदार्थ की 5वीं अवस्था है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, एक 5वीं अवस्था है। और जो चौथी अवस्था जो पदार्थ की है वो प्लाज्मा जो है कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था के अलावा भी एक प्लाज्मा जो है चौथी भौतिक अवस्था है, और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है ये 5वीं अवस्था भी ज्ञात है। देखिए ये चौथी और 5वीं अवस्था जो होती है ये जो है देखिए वो ताप दाब की सामान्य परिस्थितियों में ठोस द्रव गैस में डिवाइड किया गया है, वो सामान्य परिस्थिति थी। ये अब असामान्य परिस्थिति यानी ताप की असामान्य परिस्थितियों में जो है ये दो और जो है अवस्थाएं जो है ज्ञात है। ये जो बहुत ही उच्च टेम्परेचर पर जो है ये होती है। तो इसमें ज्यादा इतना आप जाने रहिए कि ये जो अगली अवस्था है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है इसको आप जाने रहिएगा। इसके आगे जो आपका रासायनिक वर्गीकरण है इसको हम अगले क्लास में देखेंगे।